हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो पिछले 24 घंटे से एक वायरस का वेरिएंट नियोकोव जो है, इट हैज बीन मेकिंग द राउंड्स ऑफ सोशल मीडिया। ऑलमोस्ट हर जगह इस वेरिएंट के बारे में आपने पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा। साउथ अफ्रीका के अंदर कोरोना वायरस का ही एक और वेरिएंट नियोकोव जो है वो डिस्कवर हुआ है, और पॉसिबिलिटी है कि ये एक लीथल वेरिएंट हो सकता है जो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर ये ह्यूमंस में स्प्रेड हो जाता है। विस्तार से इस पूरे के पूरे वेरिएंट के बारे में जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। क्या है ये वेरिएंट, कहां से ये आया है, और क्या वास्तव में ये ह्यूमंस के लिए जो है वो एक डेडली वेरिएंट हो सकता है। इन सभी बातों का उत्तर हमें इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स से आप 2022 के एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यूपीएससी सीएससी के इस कोर्स में एनरोल करें। अब एज द केसेस बिगिन टू रिड्यूस इन इंडिया, जैसे हिंदुस्तान में थर्ड वेव में केसेस जो है वो कम होते हुए नजर आए, एक खतरनाक वेरिएंट ने दस्तक दे दी साउथ अफ्रीका में। वुहान यूनिवर्सिटी, वुहान वो शहर जहां से ये कोरोना वायरस पहली बार निकल करके आया था, उस शहर में वुहान यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया है कि कोरोना का एक ऐसा स्ट्रेन, एक ऐसा संस्करण जिसकी साउथ अफ्रीका में शुरुआत हुई है, अगर वो इंसानों में स्प्रेड होता है तो वो बहुत डेडली रिजल्ट्स जो है वो दे सकता है। अभी थर्ड वेव में थोड़ी राहत भारत को मिली ही थी, या दुनिया को थर्ड वेव जो है वो इतनी ज्यादा लीथल जो है वो लकीली नहीं रही थी। और तीसरी वेव का थर्ड वेव से हिंदुस्तान में हम अभी उभर ही रहे हैं कि एक डरा देने वाली न्यूज जो है वो वुहान से आई। और जैसे ही इस न्यूज के बारे में लोगों को पता चला तो एंटायरली सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सभी के द्वारा इसके बारे में अपने कंसर्न्स जो है वो शो किए जाने लगे कि क्या ये वेरिएंट जो है वो क्या सच में इतना लीथल होगा, क्या इस वेरिएंट से बचने का कोई उपाय नहीं होगा। तो इस वेरिएंट के बारे में हमको कुछ जानकारियां जो है वो प्राप्त करनी है। ये पूरा का पूरा मसला कहां से शुरू हुआ, इसके बारे में एक रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी, जिसमें वुहान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने यह दावा करा है कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ है जो इतना लीथल हो सकता है कि तीन में से अगर 3 लोगों को ये स्ट्रेन इन्फेक्ट करता है तो उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो सकती है। यानी कि 33% डेथ रेट इसका हम मान करके चलते हैं, तो एक बहुत बड़ा खतरा जो है ये हो सकता है। अब जब इस तरीके की न्यूज सामने आई, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो सिचुएशन सेकंड वेव में देखी, ओमिक्रॉन वेव से हम ऑलरेडी अभी फाइट कर रहे हैं, ऐसे में ये कोविड महामारी जो है वो नियर फ्यूचर में ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये हमेशा के लिए यहां रहने वाली है, क्या इससे हमें कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा शोध है, ये अध्ययन जो है, इसमें जो शोधकर्ता है उन्होंने इस बात को जो है वो बताया है कि एक पोटेंशियल थ्रेट है, इस वायरस से इंसान के लिए खतरा हो सकता है। समझने की जरूरत है। मैक्सिमम लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि ये वेरिएंट जो है, ये स्ट्रेन जो है वो आ चुका है और इससे अब हर 3 लोग जो इन्फेक्ट होंगे उसमें से एक की डेथ जो है वो हो जाएगी। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल है, हो सकता है ये वायरस, ये वेरिएंट जो है वो इंसानों में आए। ये वेरिएंट कोई नया नहीं है, ये वेरिएंट ऑलरेडी यहां पर पहले से जानवरों में, बैट्स में पाया जाता था। अब ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, वुहान के साइंटिस्ट द्वारा ये बात कहना, ये सारा का सारा ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी कहानी हम पहले सुन चुके हैं। और ये कहानी हमने सुनी थी 2019 में, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, कोविड-19 महामारी जब शुरू हुई थी, तो इसी हालात से स्टार्ट हुई थी। वुहान के कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम करा कि एक वायरस जो है वो वुहान शहर में फैल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है। तो वही सेम चीज जो है, उस तरीके की मिलती जुलती बातें जब सामने आई तो इससे सभी के अंदर एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो ये वायरसेस की एक लार्ज फैमिली है। अलग अलग वेरिएंट्स इस वायरस के हैं जो सीधा सीधा इंपैक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इसके अंदर काफी डिजीजेस, कॉमन कोल्ड से लेके सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको सार्स कहा जाता है, सार्स कोविड-19 इस वजह से इसको कहा जाता था, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो एक नॉर्मल जुकाम से लेकर के गंभीर
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तक जो है वो सारी की सारे डिजीजेस इस कोरोना वायरस की वजह से हो सकती है। अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं। हम करीब पिछले 2 सालों से अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं उनसे लड़ भी रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं। ये वायरस जो है ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। ये 4 कैटेगरीज में आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो अल्फा और बीटा वेरिएंट ऐसे हैं जो मैमल्स को, जैसे कि इंसान और बैट, इनको इन्फेक्ट करते हैं, वेरस गामा और डेल्टा जो है वो मेनली बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो अल्फा और बीटा जेनरा से था, क्योंकि ये वायरस जो है वो बैट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो सारे के सारे वेरिएंट्स जो बैट्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे कैन पोटेंशियली बी अ थ्रेट फॉर ह्यूमंस। अगर ये चमगादड़ों पे इंपैक्ट डाल रहे हैं तो इंसानों के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं। और यही सेम चीज यहां पर हो रही है। ये जो नियोकोव वेरिएंट है ये प्राइमरीली अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैट्स के अंदर देखा गया है, लेकिन क्योंकि ये बैट्स के अंदर है, अगर ये वायरस फर्दर म्यूटेट होता है तो ये इंसानों के अंदर भी पाया जा सकता है। ये नियोकोव जो है वो चमगादड़ों की पॉपुलेशन को इंपैक्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका में इसको जो है वो ये पाया गया है। और एज ऑफ नाउ ये बात इंपॉर्टेंट है कि अभी तक की जो जानकारी है उससे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ये स्प्रेड कर रहा है। तो ये एक साय ऑफ रिलीफ है, ये एक राहत की खबर है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये वायरस इफ इट अंडरगोज वन मोर म्यूटेशन, ये सीधा सीधा इंसानों को इंपैक्ट करेगा। अभी तक तो इसका खतरा इंसानों को नहीं है, लेकिन अगर ये एक बार और म्यूटेट होता है तो शायद ये इंसानों को इंपैक्ट कर दे, जो कि काफी ज्यादा डेडली कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। अभी तक ये जो है ये इंसानों को इंफेक्ट नहीं कर रहा है, बट पोटेंशियली हार्मफुल है। नियोकोव जो है वो एक वायरस ऐसा नहीं है कि अभी पता चला है, ये 2011 में वायरस देखने को मिला था। और ये चमगादड़ की एक स्पीशीज नियोरोमिका या नियोरोमिशिया एक स्पीशीज ऑफ बैट है, जिसके अंदर इस वायरस की मौजूदगी देखी गई थी। और इसी नियोरोमिशिया बैट स्पीशीज की वजह से इसको नाम जो है वो नियोकोव दिया गया है। तो इस नाम से ये जाना जाता है। अब नियोकोव वेरिएंट की प्रॉब्लम क्या है? इस वेरिएंट में एक्चुअली 2 वायरसेस का कॉम्बिनेशन है। एक वायरस है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसको MERS कोव कहा जाता है, और दूसरा है सार्स कोव 2। ये सार्स कोव 2 वही वायरस है जिसको कोविड-19 कहा गया, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, जहां से ये पूरी की पूरी महामारी शुरू हुई थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो कोविड-19 और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों की जो सबसे हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस नियोकोव के अंदर मौजूद है। यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसमें हाई मॉर्टेलिटी रेट था, ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये देखने को मिली थी सबसे पहले 2012 में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, जिस वजह से इसको नाम दिया गया था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में मॉर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा था, मृत्यु दर काफी हाई था। तो वो पॉसिबिलिटी जो है, मृत्यु दर हाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो यहां पर इसके अंदर पहला एक कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आता है सार्स कोविड 2 का, जो कि हाई ट्रांसमिशन रेट है। तो दोनों ही चीजें जो है वो खतरनाक है कि इससे लोगों की ज्यादा डेथ भी हो सकती है और ये फैलेगा भी लोगों के अंदर ज्यादा। तो इस वजह से ये एक बड़ा थ्रेट बना है अगर ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। इसमें एक बहुत बड़ी जो एक डाउट लाइन है वो ये है कि अगर ये म्यूटेट होता है तो ये ह्यूमंस को इंपैक्ट करेगा। और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। तो इसके संबंध में अगर हम बात करें तो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू MERS कोव 2, जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस थी जो ह्यूमंस के अंदर देखी गई थी। पहली बार 2012 में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में इसको पाया गया, सऊदी अरेबिया से ही शुरू हुई थी, जिस वजह से इसको नाम दिया गया मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये इंपैक्ट करता था, और 2012 में सऊदी अरेबिया से ही शुरू हुआ और काफी दूसरे देशों में ये फैलता हुआ दिखाई दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि MERS जो है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, ये सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट करता है, जिससे सिम्टम्स में हाई फीवर, कफ और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती है। यानी कि
सांस की गंभीर बीमारी विकसित हो सकती है, इसमें बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। अल्टीमेटली इन सारे सिम्टम्स के स्वीयर होने पर इंसान की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और इस MERS से 3 से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई फॉर एवरी 10 पेशेंट्स। हर 10 मरीज जिनके अंदर ये MERS को पाया गया उसमें 3 या 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा, इस नियोकोव में सबसे बड़ा खतरा है कि इसके अंदर जो लीथल पोटेंशियल है वो MERS का है। और दूसरा प्रॉब्लम है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो SARS-CoV-2 की है। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल इसके अंदर मौजूद है। अब यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि अगर ये वायरस अपनी प्रेजेंट स्टेज से एक और म्यूटेशन में जाता है तो ये पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है और एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। म्यूटेशन ऑफ वायरस की हम बात करें, आपने 2020 से हम सुनते आ रहे हैं वायरस का नया वेरिएंट आया है, वायरस म्यूटेट कर रहा है। दरअसल म्यूटेशन ऑफ वायरस होता क्या है? कोई भी वायरस जो है जिसके अंदर जीन्स होते हैं वो जीन्स अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं, तभी उसको स्प्रेड जो है वो कर पाता है। तो कोई भी वायरस जब अपनी एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उस कॉपिंग के दौरान कुछ एरर्स होने की संभावना होती है जिनको कहा जाता है जेनेटिक म्यूटेशन। जैसे ही वो अपनी जैसी एक दूसरी कॉपी क्रिएट करता है उसमें कुछ एरर हो सकता है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। और इन कॉपिंग एरर्स के कारण वायरस के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वायरस का या तो सरफेस चेंज होता है या एंटीजन चेंज होते हैं या सरफेस प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें कोविड-19 कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस में हमने स्पाइक प्रोटीन जो है वो चेंज होता हुआ नजर आया था। एवरी टाइम वायरस जो है वो म्यूटेट करता था तो उसकी स्पाइक प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाते थे। तो म्यूटेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक वायरस है, ये वायरस म्यूटेट हो रहा है यानी अपनी जैसी दूसरी एक कॉपी क्रिएट करता है, लेकिन उस कॉपी को क्रिएट करने के दौरान इसमें कुछ एरर हो जाता है और कॉपी जो है जिसमें स्पाइक्स की शेप ये होनी चाहिए थी, यहां पर इस तरीके की स्पाइक्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो है वो इस वायरस का म्यूटेटेड फॉर्म बन जाता है जो कि ओरिजिनल वायरस से थोड़ा सा अलग है और ये इसका नया वेरिएंट बनता है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम एक प्रकार के वेरिएंट या एक प्रकार के म्यूटेटेड वायरस के लिए वैक्सीनेशन बनाते हैं या उसके से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो पैदा होती हैं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब ये वायरस म्यूटेट होता है किसी दूसरे स्ट्रक्चर में, तो क्या जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी है क्या उससे लड़ने में, उस म्यूटेटेड फॉर्म से लड़ने में ये एंटीबॉडीज कारगर है? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और वही चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन हमको दी गई एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए, क्या वो एंटीबॉडीज फ्यूचर में आने वाले म्यूटेटेड स्ट्रक्चर से लड़ सकती हैं? तो होता क्या है कि जब भी कोई वायरस म्यूटेट करता है, मान लीजिए ये वायरस की शेप थी, ये इस तरीके से एंटीबॉडी जो है इस वायरस के अंदर जाकर के इसको डिस्ट्रॉय कर देती थी, लेकिन अगर ये वायरस ओवर द टाइम म्यूटेट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेशंस के कारण जब इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में या एंटीजन में कोई चेंज आती है तो एंटीबॉडी जो है वो इस पे कारगर साबित ना हो, जो किसी भी वायरस के स्प्रेड में सबसे बड़ा खतरा जो है वो हो जाता है। तो अगर ये नियोकोव म्यूटेट करता है तो हो सकता है कि ये इंसानों में स्प्रेड करेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में SARS-CoV-2 या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में मौजूद हैं, वो एंटीबॉडीज शायद इस नियोकोव को न्यूट्रलाइज ना कर सकें, जिस वजह से ये नियोकोव जो है वो एक बड़ा थ्रेट ह्यूमंस के लिए बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा नियोकोव वायरस के बारे में पूरी जानकारी है। हम एज ऑफ नाउ यही होप कर सकते हैं कि ये फर्दर म्यूटेट ना करे और ह्यूमंस के ऊपर इसका कोई भी थ्रेट ना आए। अब क्योंकि इसके बारे में वुहान के साइंटिस्ट ने एक वार्निंग जो है वो जारी कर दी है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे सो दैट अगर ये नियोकोव ह्यूमंस में स्प्रेड होना शुरू होता है तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। एज ऑफ नाउ देखना ये जरूरी होगा कि ये म्यूटेट ना करे और इससे इंसानों को खतरा जो है वो किसी प्रकार का ना हो सके। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल नियोकोव वेरिएंट के बारे में था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को studiiq के साथ बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।